भारत में शादी का मतलब है परिवार, जिसमें एक पुरुष एक महिला से शादी करता है, इसको विवाह माना गया है। और फिर वो प्रकृति के अनुरूप अपने बच्चों के साथ अपना परिवार बनाते हैं, बढ़ाते हैं। और भारत का पूरा सामाजिक ढांचा इसी पर आधारित है। हिंदू धर्म में एक पुरुष एक महिला की मांग भरकर उसके साथ अग्नि के साथ फेरे लेता है, पुरुष स्त्री के साथ फेरे लेता है। लेकिन सोचिए, अगर समलैंगिक विवाह में दो लड़के या दो लड़कियां विवाह करते हैं तो फिर कौन किसकी मांग भरेगा? यह कैसे तय होगा कि कौन दूल्हा होगा, कौन बाकी के दूल्हे के रीति रिवाज पूरे करेगा, कौन दुल्हन के रीति रिवाज पूरे करेगा? ये कैसे तय होगा? और हमारे जो हिंदू धर्म के जो विवाह के जो संस्कार हैं, रीति रिवाज हैं, वो तो आप सब जानते ही हैं। तो आगे चलकर कैसे होगा? इसी तरह इस्लाम धर्म में जब एक पुरुष एक स्त्री के साथ निकाह करता है, तब सबसे पहले काजी दूल्हे से पूछता है कि उसे यह निकाह कबूल है या नहीं। और फिर यही सवाल लड़की से भी पूछा जाता है, कबूल है। लेकिन सोचिए, अगर समलैंगिक विवाह को मंजूरी मिली तो इस निकाह में पहले कौन कहेगा कि मुझे मंजूर है और बाद में कौन कहेगा कि मुझे मंजूर है? और इसी तरह बहुत सारे रीति रिवाज ऐसे होते हैं जिसमें ये कंफ्यूजन होगा कि ये रीति रिवाज कैसे निभाए जाएंगे। फिर ईसाई धर्म में भी आपने देखा होगा, चर्च में पहले लड़के से पूछा जाता है कि वो उस लड़की को अपनी वाइफ मानता है, और इस पर लड़का कहता है आई डू। लेकिन समलैंगिक विवाह में ये कैसे तय होगा? और भारत में दो तरह के कानून है। पहला होता है क्रिमिनल लॉ और दूसरा है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में आपराधिक कानूनों का जिक्र है और सिविल लॉज में संपत्ति, विवाह और दूसरे सिविल मामलों का जिक्र है। अब अगर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई तो ये सारे कानून बदलने पड़ेंगे और भारत के लिए इससे स्थिति बहुत जटिल हो सकती है। और ये बात केंद्र सरकार ने भी अदालत में कही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समलैंगिक लोगों के साथ उनके शरीर को लेकर या उनकी पहचान को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और आज इस बात पर भी बहस हुई कि भारत में विवाह करने के लिए पुरुषों की न्यूनतम उम्र 21 साल है और महिलाओं की न्यूनतम उम्र 18 साल है। लेकिन ऐसे मामलों में जब दो लड़कियां या दो पुरुष शादी करेंगे तो ये फिर उम्र कैसे निर्धारित होगी? इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश ने इस पर सुनवाई के दौरान कल यह भी कहा था कि पुरुष की पूर्ण अवधारणा या महिला की पूर्ण अवधारणा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यानी कोई पुरुष भी अंदर से महिला हो सकता है, पूर्ण अवधारणा किसी की नहीं है। और कोई महिला भी अंदर से पुरुष हो सकती है। यानी उसके यौन अंगों से यह पता नहीं लगाया जा सकता कि यौन अंगों के आधार पर आप यह तय कर लें कि यह पुरुष है या यह महिला है। इसकी डेफिनेशन इससे कहीं ज्यादा आगे जाती है। इस पर सरकार ने यह पूछा अदालत से कि भविष्य में अगर पुलिस किसी अपराध में किसी पुरुष को गिरफ्तार करती है, लेकिन वो व्यक्ति ये कहता है कि वो अंदर से एक महिला है और सिर्फ बाहर से शरीर से पुरुष है, अंदर से एक महिला है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस उसके साथ क्या व्यवहार करेगी? पुरुषों वाला व्यवहार करेगी या महिलाओं वाला व्यवहार करेगी? उसे पुरुषों की जेल में डाला जाएगा या उसे महिलाओं की जेल में डाला जाएगा? उस पर महिलाओं के जो कानून है वो लागू होंगे या पुरुषों वाले कानून लागू होंगे? उसके साथ महिला कांस्टेबल जाएगी या उसके साथ पुरुष कांस्टेबल जाएगा? ये तमाम बहस हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में इस समय चल रही है और इस सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। देश के लोग इसे लाइव देख रहे हैं। इसलिए यह बहस आज उसका एक छोटा सा अंश मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। आप भी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय भारत के इतिहास की सबसे दिलचस्प बहसों में से एक चल रही है। The very notion of a biological man is absolute, or that a notion of a biological woman is also an absolute notion. Never change. Which is incorrect. The only No. biological man means biological man. It's not a question of notion. Possibilities of right. Yes, of course it is. None of us. There is no absolute concept of a man or an absolute concept of a woman at all. That's Lord, the I am- argument in a broader But context. biological man, my lord, means man only. It means, my lord, biological man. It's Biological not a man is matter not a of definition notion. of what your genitals are. Lord, there are several acts. If the notion is treated to be a guiding factor to decide man or a woman, then I will show several acts which your lordships would unintentionally make non-workable. I may have, my lord, genital of a man, but if I am otherwise a female, my lord, as my lord possibly trying to be suggested, then, my lord, how would I be treated under the Criminal Procedure Code? As a woman, my lord, can I be called?
For 160 statement after a particular hour, I may say that this is only a notion. I may have a biological genitals of a man, but now I am a woman. Well, there are several issues, my lord, which have to be gone into. Better they go into be gone into by the parliament. And your lordship, my lord, kindly appreciate. तो दो पक्ष ये हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि अगर शरीर से आपके जो यौन अंग हैं उसके हिसाब से ही सिर्फ आप तय नहीं कर सकते कि कौन पुरुष है और कौन स्त्री है। हो सकता है पुरुष के शरीर में कोई स्त्री हो, यह भी हो सकता है कि स्त्री के शरीर में कोई पुरुष हो। सॉलिसिटर जनरल जो हैं, सरकार के जो वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो मान लीजिए अगर एक पुरुष है और वो कहता है कि शरीर मेरा पुरुष का है लेकिन मैं अंदर से स्त्री हूं, तो क्या उसे महिलाओं के कॉलेज में दाखिला दिया जाएगा? क्या उसे लड़कियों के स्कूल में दाखिला दिया जाएगा? क्या वो लड़कियों का बाथरूम इस्तेमाल कर सकती है? क्या वो ऐसे तमाम सुविधाएं इस्तेमाल कर सकती है जो कि महिलाओं के लिए सुरक्षित है? क्या वो मेट्रो में और ट्रेन में जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीट हैं, क्या उसका इस्तेमाल कर सकती है? और इसी ऐसे ही अगर कोई महिला ये कहे कि उसका शरीर महिला का है लेकिन वो असल में पुरुष है, तो क्या वो महिला पुरुषों के लिए सारी चीजें इस्तेमाल कर सकती है? क्या वो पुरुषों के बाथरूम में जा सकती है? क्या वो पुरुषों के लिए जो कॉलेज है, बॉयज स्कूल है, बॉयज कॉलेज है, क्या वहां जा सकती है? पुरुषों के हॉस्टल में रह सकती है? पुरुषों का बाथरूम इस्तेमाल कर सकती है? क्या पुरुषों के लिए जो खेलों की जो अलग अलग इवेंट्स होते हैं, क्या उसमें फिर वो पुरुषों की टीम में खेल सकते हैं? ये बहुत बड़ा एक विस्तृत विषय है जिस पर बात करनी होगी, और जब नए कानून तैयार करने होंगे तो बहुत विस्तार से न सिर्फ समाज में बदलाव होगा, कानूनों में भी बहुत बदलाव करने पड़ेंगे। फिर भी दुनिया में ऐसे 34 देश ऐसे हैं जहां समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई है, और इन देशों में अमेरिका है, ब्रिटेन, कनाडा और यूरोप के वो देश हैं जो बहुत विकसित माने जाते हैं, और ये इन देशों का मुद्दा है। लेकिन भारत, जो कि आज भी एक विकासशील देश है, जहां आज भी जनसंख्या काबू से बाहर है, जहां आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे, रोजगार जैसे मुद्दे, गरीबी, भूखमरी वो मुद्दे हैं, वहां पहले इन मुद्दों का समाधान होना चाहिए और फिर ये देखना चाहिए। हालांकि हम ये भी कहते हैं ये एक शरीर की नीड हो सकती है, ये एक जरूरत हो सकती है, और इस बात को वही लोग समझ सकते हैं जो इस यात्रा से गुजर रहे हैं, जिनके साथ ये सब हो रहा है। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि इनके साथ कोई नाइंसाफी होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा करना होगा जो पूरे समाज के साथ, पूरे समाज को एक साथ लेकर चल सके।